ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जन अपेक्षाओं से दूर होते अधिकारी, जिस तरह की देश भर से खबरें आती रहती हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो आप देखेंगे, दक्ष और संवेदनशील प्रशासन का विकल्प नहीं होता है। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा लोक सेवकों के साथ शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा की है। उन्होंने मजबूत फीडबैक और लोक शिकायत निस्तारण की पद्धति में सुधार की आवश्यकता बताई है। उन्होंने युवा लोक सेवकों से आम जनों के जीवन को सुगम बनाने का आग्रह किया है। भारत में शासन चलाने के लिए अधिकारियों का बड़ा वर्ग है और सरकार संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। संविधान निर्माता निष्पक्ष अधिकारियों का तंत्र चाहते थे। संविधान के अनुच्छेद 311 में प्रशासनिक तंत्र के अधिकार और सुरक्षा कवच वर्णित हैं और विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी अधिकारियों को भारत जैसा कानूनी संरक्षण नहीं है। बावजूद इसके प्रशासनिक तंत्र जन अपेक्षाओं से दूर है और आम जनों में प्रशासनिक तंत्र के प्रति अच्छी धारणा नहीं है। पुलिस व्यवस्था को लेकर देख लीजिए, तत्काल हो जाने वाला छोटा सा काम भी समय पर नहीं करते हैं। अधिकारी जन अपेक्षाओं की उपेक्षा करते हैं। प्रशासनिक तंत्र का रवैया चिंताजनक है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश शासन की उधारी है। मॉरिस जॉन्स ने लिखा था कि सत्ता हस्तांतरण के साथ अंग्रेज चले गए, लेकिन प्रशासन तंत्र का आकार, कार्य के ढंग सब ज्यों के त्यों रहे। संविधान सभा में ब्रिटिश संस्कारों वाले प्रशासनिक तंत्र की आलोचना हुई। हालांकि सरदार पटेल ने सभा में प्रशासन की प्रशंसा की और कहा कि मैंने इस कठिन समय में उनके साथ काम किया है और इन्हें हटा लिया गया तो अराजकता बढ़ेगी। अंग्रेजी राज प्रशासन की इकाई जिला थी। तब के जिलाधिकारी श्रेष्ठ ग्रंथि के शिकार थे, बेराजा थे और भारत की लोक प्रजा थी। स्वतंत्रता के बाद लोक कल्याण और विधि के शासन की स्थापना पर आप देखेंगे कि स्थापना पर देश आगे बढ़ा, लेकिन अफसरों की आम जनों से दूरी और बढ़ती गई। और आप देखेंगे, माना जाता है कि सिविल सेवाओं में प्रभावशाली लोग आते हैं, तमाम अधिकारी नतीजे देने की कोशिश करते हैं, पर आप देखिए गरीबी और वंचितों और पीड़ितों के प्रति उनमें संवेदनशीलता दुर्लभ है। प्रशासनिक तंत्र के लिए काम पूरा ना होने के कारण बताना आसान है, इसलिए प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया प्रत्येक समय अनिवार्य रहती है। ब्रिटिश आप देखेंगे, ब्रिटिश सत्ता में भी प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोग बनाए गए थे। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफील्ड रिपोर्ट आई थी। 1948 में कस्तूर भाई लाल भाई के नेतृत्व में मितव्ययिता समिति बनी थी और 1949 में एंगर समिति बनी थी। 1951 में गोरेवाला समिति ने कई विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी थी। इन समितियों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा और 3 डेटें आप लोग जरूर रखिएगा। एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान भी लागू हो चुका था। अमेरिकी लोक प्रशासन विशेषज्ञ एप्पलवी ने 1953 में भारत के लोक प्रशासन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट पेश की थी। भ्रष्टाचार पुराना रोग है। देश में 1948 में जीप खरीद घोटाला चर्चा का विषय था। 1957 के मुंदना घोटाले में केंद्रीय मंत्री भी शामिल पाए गए थे। तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संपूर्ण तंत्र की समीक्षा और सुझाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में आप देखते हैं कि समिति का गठन किया था। 1964 में सतर्कता आयोग का गठन हुआ। 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग बना। इसी बीच वह मंत्री भी बन गए। फिर के हनुमंतैया को अध्यक्ष बनाया गया। आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 1966 तथा दूसरी 1970 में दी गई और 2000 आप देखते हैं कि 5 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा आप देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग बना और उनकी रिपोर्ट भी आप देखते हैं कि क्या बेनतीजा रही। और संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व सरकार और प्रशासन तंत्र के मार्गदर्शक हैं। प्रशासनिक तंत्र से उच्च आप देखते हैं कि स्तर की व्यावसायिक योग्यता की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री का आग्रह उचित और विचारणीय है और संविधान में कार्यपालिका नीति नियंता है और सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेही है। प्रशासनिक तंत्र की सीधी जवाबदेही नहीं है, उसका दबदबा चिंताजनक है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की भी तनाव रहता है। केंद्र ने
ये आप देखते हैं कि विधायकों और सांसदों को सम्मान देने एवं पित्रोत्तर देने का शासन आदेश पिछली सदी के 7वें दशक में जारी किया था। राज्य सरकारों द्वारा भी यह विषय पर बार बार दोहराया एक तरह से जाता है, और लेकिन प्रशासनिक तंत्र इसे महत्व नहीं देता है। कुछ अधिकारी कहते हैं कि वे स्थायी कार्यपालिका हैं और विधायिका, और आप देखते हैं सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है। बेशक अधिकारियों का एक वर्ग कर्तव्य पालक है, लेकिन पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं है। वे साधारण बातचीत में भी ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को अपने आचार व्यवहार को जन अपेक्षा के अनुरूप ढालना चाहिए। आप लोग बात करके देखिए पुलिस वालों से, आपको मालूम चल जाता है। और कहते हैं कई बार ये रक्षक ही भक्षक निकल आते हैं, और पुलिस व्यवस्था के पास, पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं। और ये जब तक डर बना रहेगा, अधिकारियों के पास जाने से डर बना रहेगा, कहाँ कुछ होने वाला है। भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति का धारक है। ऋग्वेद के रचना काल के समय भी यहाँ सुंदर प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजनीतिक व्यवस्था की इकाई परिवार थी। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। ग्रामों को आप देखिए मिलाकर बने समूह को विस कहते थे। विस के अधिकारी को विस्पति कहते थे। कई विस मिलकर जन बनते थे, और जन के प्रधान अधिकारी को गोप कहा गया। और यहाँ सभा और समितियां भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्रशासनिक इकाइयां थी, और उत्तर वैदिक काल में भी अनेक शक्तिशाली राजा भी थे। उत्तर वैदिक काल में एक केंद्र में अनेक प्रशासनिक अधिकारी थे। वे कठिनाइयां दूर करने के लिए काम करते थे। और महाकाव्य काल में यहाँ बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। अनेक गणतंत्र भी थे। बौद्ध काल का शासन स्मरणीय है, और चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन महत्वपूर्ण था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघनास्थित की इंडिका, अशोक के शिलालेख एवं अनेक प्राचीन पुस्तकों में मौर्य शासन 320 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। चीनी यात्री आप देखिए यात्री फाहन ने भी भारतीय प्रशासन की प्रशंसा की है। गुप्त प्रशासन के कार्य इतिहास का सत्र है। ब्रिटिश काल में आप देखेंगे अंग्रेजों ने दीर्घ काल तक शासन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं भी ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जान पड़ती हैं। मूलभूत प्रश्न यह है कि जो भारत सैकड़ों वर्ष पहले अपनी शासन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण रहा है, इसी भारत में संप्रभुता, सफल संविधान और सुयोग्य नेतृत्व की उपलब्धियों के बावजूद प्रशासनिक तंत्र साधारण जनों के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये लिखा गया है। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबके हितों की चिंता करे सरकार। ये आप देखिए पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के अपने पेंशनधारियों के अनुकंपा भत्ते में 20 से 100% तक की वृद्धि करने की घोषणा की है। यह अतिरिक्त पेंशन होगी। सरकार का यह फैसला चकित करता है। आखिर वह इतनी दयालुता क्यों दिखा रही है? क्या उसने ऐसा कोई अध्ययन किया कि 80 साल से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की वित्तीय हालत अच्छी नहीं है, और इस उम्र तक आते आते जो लोगों की जरूरतें न्यूनतम हो जाती हैं, और फिर अनुकंपा भत्ते में इतनी वृद्धि क्यों? वैसे मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें तो बुजुर्गों और दिव्यांगों और गरीबों की चिंता करना हर कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकारें उसे अपने सामर्थ्य पर पूरा कर भी रही हैं। पर जब खुशहाली के पैमाने पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी आपने देखा है खुशहाली सूचकांक भी आते रहते हैं ना, और हमें अपने नौजवान पीढ़ी, नवजात बच्चों और आप देखते हैं कि उनकी माताओं और मजदूरों की चिंता करनी चाहिए, ना कि उन बुजुर्गों की जिनका जीवन सरकारी नौकरी में पहले से ही सभी पैमाने पर आम आदमी से कहीं अच्छा है। सरकारी नौकरी में रहते हुए कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती है। अभी हाल ही में सरकार ने 3% महंगाई भत्ता और बढ़ाया। सभी सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं। रेलवे और कुछ अन्य विभागों में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को यात्रा के लिए सरकारी पास तो रक्षा और दूसरी नौकरियों में रियायत दर पर सामान आदि मिलते हैं। नौकरी में रहते हुए उन्हें सरकारी घर दफ्तर आने जाने के लिए कार आदि की सुविधा, यात्रा भत्ता, लीव इनकेसमेंट बोनस आदि मिलते हैं। केंद्रीय सेवाओं में लगभग 35 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशनधारी है। मेडिकल और दूसरी सुविधाओं की वजह से आज लोगों की औसत उम्र भी अच्छी हो गई है। यही कारण है कि सरकारी बजट में पेंशनधारियों का बोझ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों से लगभग दुगुना है। और इन्हें सब वजहों से आप देखिए 2004 में सबकी सहमति से पुरानी पेंशन स्कीम के बजाय नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी,
उसके प्रति असंतोष को देखते हुए सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। और एक अच्छी लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है जो देश के हर नागरिक की चिंता करे। इसी देश में निजी क्षेत्र में पूरी उम्र गुजारने के बाद भी करोड़ों कर्मचारियों के लिए संतोषजनक न्यूनतम पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन कर्मियों की न्यूनतम पेंशन मात्र आप देखें कि 1,000 रुपये है। आखिर निजी क्षेत्र के कर्मियों को सरकारी कर्मियों जैसी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और सरकारी कर्मचारी तो देश में मुश्किल से 1% है। आखिर 99% जनता को देने के लिए सरकार के पास क्या है? आज किसान गांव छोड़कर शहरों में मजदूर बनने के लिए अभिशाप थे। क्या सरकार के पास घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए कोई स्कीम है? पिछले दिनों खबर आई कि सरकार अपनी महिला कर्मचारियों के लिए भी हर महीने माहवारी छुट्टी पर विचार कर रही है। क्या निजी कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं को ऐसी छुट्टी देंगी? और इसीलिए आप देखिए इतनी सरकारी नौकरियों में सुविधाएं मिलती है ना, तो लोगों की रुझान सरकारी नौकरी की तरफ रहता है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करना चाहता है। चलन सरकारी का इसलिए है। अगर प्राइवेट में भी वो सब सुविधाएं मिलने लग जाए तो वो लोग प्राइवेट की तरफ जाएंगे। सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के लिए 20 वर्ष पहले चाइल्ड केयर लीव शुरू हुई थी। वे अपने 18 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए 2 वर्ष तक वेतन और सुविधाओं के साथ घर पर रह सकती हैं। अब पिता को भी कुछ राज्य सरकारें छुट्टी देने लगी हैं। पहले मात्र अवकाश 3 महीने का मिलता था, अब सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने मिलता है। जबकि मजदूर महिलाओं के बच्चे सड़कों और पार्कों में गर्मी बरसात में घूमते रहते हैं। जो आप देखिए डेली मजदूरी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में करती हैं, उन महिलाओं के बच्चों को देखिए कहाँ छुट्टी मिलती उन्हें बच्चों को संभालने के लिए। अगर केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकारें भी ऐसी रेहड़ियां बांटने की कोशिश करने लगी तो फिर देश की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? पंजाब हिमाचल प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। अच्छा तो यही होगा कि सरकारें बुनियादी ढांचे के साथ साथ ऐसे उद्यमों में पूंजी लगाएं जिनसे अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। बुजुर्गों की इतनी चिंता के बजाय नई पीढ़ी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ज्यादा जरूरी है। देखिए बुजुर्गों को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। ठीक है बुजुर्गों को करिए, लेकिन आप दूसरे समूहों को भी देखिए। इनका कहने का मतलब ये सरकारी नौकरियों में भरपूर सुविधाएं और निजी एवं असंगठित क्षेत्र में सुविधाओं की कमी के समाज पर बुरे असर होते हैं। आज देश का हर युवा सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, लेकिन हर युवा को सरकारी नौकरी सरकार खुद कह रही, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम उपलब्ध नहीं कर पा सकते हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियरिंग पीएचडी किए नौजवान आगे आते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार का कारण ऐसी ही सुविधाएं और रेवड़ियां भी हैं। यही कारण है कि नेता चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों की घोषणा सबसे पहले करते हैं। क्या निजी क्षेत्र के लोग सरकारी कर्मचारियों से कम काम करते हैं? क्या उनके काम की चुनौती कमतर है? क्या उन्हें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलती हैं? यदि नहीं तो क्यों? और क्या सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? अब तो कॉलेज में पढ़ाने वाले भी अपने बच्चों को इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका भेजते हैं। और आप देखिए पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर चिंता जताई थी कि बच्चे पढ़ने विदेश भाग रहे हैं। और पिछले वर्ष 14 लाख बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए, इनमें अरबों रुपए विदेश चले गए। ऐसे में संविधान में जिस समानता की बात की गई उसे ध्यान में रखते हुए सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों के ही हितों की चिंता न करे, उसे सबका साथ सबका विकास नारे के तहत सबकी चिंता करनी चाहिए। उसे यह संदेश देना चाहिए कि वह सरकारी कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए अधिक तत्पर और संवेदनशील रहे। लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव भी रहे प्रेमलाल शर्मा, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। उन्नति के शिखर हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, सहिष्णुता जरूरी है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है वह कठिन काम करने में भी झिझकता नहीं है। उन्नति के शिखर पर वह पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता है बल्कि उसे जीना भी जानता है। और यही सोच सफल, संतुलित एवं सार्थक जीवन की सीढ़ी है। और सफलता के रहस्य को केवल जानने भर से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। और इसी तरह के केवल सोचते रहने या फिर इच्छाएं होने से कुछ हाथ नहीं आता है। हमें उन चाहतों को पूरा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना होता है। पर होता यह है कि हमें करना बहुत कुछ होता है पर हम करते कुछ भी नहीं है। और आप देखिए पुरुषार्थी व्यक्ति भी बीच में रुक जाता है यदि वह कष्ट सहिष्णु एवं साहसी नहीं होता है। पुरुषार्थ की विदित लौ असहिष्णुता एवं अविश्वास से आहत होकर बुझ जाती है। अनेक ऐसी हस्तियां हैं जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन है और समय भी है, पर सहिष्णुता एवं आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्य में अवरोध बन जाता है। क्या अवरोध आ जाता है? वे चलते चलते रुक जाते हैं। इसका परिणाम आता है असफलता, कुंठा, निराशा। इंसान अगर ये बातें सीख ले तो वह ऊंचे ऊंचे लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक इंसान में नई आस्था का संचार होना जरूरी है। श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता है। आचारवान बने बिना आत्मा के
विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और ना ही वैज्ञानिक क्षेत्र में और ना ही कार्य क्षेत्र में। आस्थाहीन एक प्रकार से भटकने को निमंत्रण है, और भटकने के दुष्परिणामों से बचने के लिए आस्था का दीप हाथ में रखना आप देखते हैं ही होगा। क्या करना होगा? रखना ही होगा। एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जहां हैं वहीं से शुरुआत करिए। जो आपके पास है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करिए। और कमियों का रोना मत रोइए, जो आप बेहतर कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, उस पर हर हाल में आगे बढ़िए। ये आप देखिए शर्मनाक समर्पण। तो न्यूजीलैंड के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में जिस तरह बुरी तरह हार गई है, वह शर्मनाक तो है ही, टीम इंडिया की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला भी है। यह पहली बार है जब 200 से अधिक टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का इस तरह सफाया हुआ है। यह हार इसलिए कहीं अधिक चुभने वाली है क्योंकि बेंगलोर, पुणे और मुंबई कहीं पर भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड का मुकाबला करती हुई नहीं दिखी। वास्तव में इसलिए इसे न्यूजीलैंड के आगे समर्पण भी कहा जा रहा है। यह समर्पण इसलिए भी अधिक हैरान करने वाला है क्योंकि सीरीज के अधिकांश हिस्से में भारतीय बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के समक्ष असहाय दिखे और उनके खेल कौशल पर प्रसन्न खड़े हुए। और आप देखते हैं कि अपने ही घर में न्यूजीलैंड के हाथों इतनी बुरी तरह पिटने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में निराशाजनक प्रदर्शन की आशंका बढ़ गई है। न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज गंवाने के बाद इसकी संभावनाएं कम ही है कि भारतीय टीम में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना स्थान बना सकेगी। खेलों में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कष्ट तब होता है जब कोई टीम जीतने की इच्छा शक्ति का ही परिचय ना दे। इस सीरीज में ऐसा ही दिखाई दिया है। तीनों ही मैचों में बहुत कम अवसरों पर ऐसा लगा कि भारतीय क्रिकेट जीत हासिल करने अथवा हार के से बचने के लिए खेल रही है। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने जो प्रतिष्ठा और सराहना अर्जित की थी, उसे उसने अपने लचर प्रदर्शन से गंवाने का काम किया है। भारतीय टीम में सब कुछ सही नहीं, इसके संकेत तभी मिल गए थे जब T20 विश्व कप जीतने के बाद श्रीलंका में वनडे मैचों की सीरीज में नाकामी मिली थी। इसके बाद भारतीय टीम घरेलू मैदान में टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश पर भारी पड़ी, लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत न्यूजीलैंड के आगे वह असहाय और निरुपाय दिखी। न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक पराजय के लिए पूरी टीम ही जिम्मेदार है, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदार कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली की है, जो पूरी सीरीज में कुछ नहीं कर पाए। जब इतने वरिष्ठ और नामी खिलाड़ी लगातार असफल होते हैं तो उसका असर टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। इसके साथ ही यह परिणाम नए कोच गौतम गंभीर को भी सवालों के घेरे में खड़ा करता है, जो घरेलू स्थितियों के लाभ के बावजूद टीम के को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित नहीं कर सके। पराजय के कारण ही चर्चा में आप देखिए यह रेखांकित होना स्वाभाविक है कि कहीं टीम इंडिया पर आईपीएल का दुष्परिणाम तो नहीं है पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसकी गहन समीक्षा की जानी चाहिए। भारतीय क्रिकेटरों ने इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया? ऐसा करते हुए यह नहीं भूला जाना चाहिए कि T20 विश्व कप की क्रिकेट को आवश्यकता से अधिक अहमियत देने के अपने नुकसान भी। एक बड़ा नुकसान तो यह नजर आ रहा है कि वरिष्ठ खिलाड़ी अपने कौशल को निखारने के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई खेल देखा जाता है एंड दिलचस्पी ली जाती है तो वो क्रिकेट ही तो है। नियमित और निगरानी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थों की जब्ती का सिलसिला जारी है। जब भी चुनाव होता है देखिए ये सब होता है। चुनाव आयोग के सख्त नियमों के बाद सभी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं। इसका परिणाम है कि दोनों चरणों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक 135 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध नकदी एवं सामग्री जब्त हो चुकी है। और हमारे देश में तो आप देखिए चुनाव पैसे के बचे हुए हैं। आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसे केंद्र में रखकर राज्य से जुड़ती दूसरे राज्यों की सीमा पर चेक पोस्ट बनाकर लगातार जांच भी चल रही है, और जिससे बड़े पैमाने पर अवैध नकदी एवं मादक पदार्थ की जब्ती हो रही है। पारदर्शिता बरतने के लिए चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान जहां वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, कहीं जगहों पर वेबकास्टिंग से भी आयोग निगरानी कर रहा है। ऐसी निगरानी सामान्य अवसरों पर भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो समाज को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी सामग्री की खरीद बिक्री पर बहुत हद तक रोक लग सकती थी। और झारखंड के कई जिलों में आप देखिए अफीम की खेती भी बड़ी समस्या है, इस पर भी पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। अवैध शराब, अन्य मादक पदार्थों को रखने या बिक्री करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें विभिन्न एजेंसियों की भी समन्वय भी आवश्यक है, ताकि एजेंसियां अपनी जानकारियों न सिर्फ एक दूसरे से साझा कर सकें बल्कि संसाधनों का उपयोग भी मिलकर कर सकें। इन उपायों से परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये आप देखेंगे, ये झारखंड है, झारखंड रांची इसकी राजधानी है, और यहाँ 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे।
और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस समय आप देख रहे हैं कि देश भर से साइबर धोखाधड़ी की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये भी चिंता का कारण है। साइबर धोखाधड़ी का बढ़ता खतरा, मैं आप लोगों से पहले भी बोल रहा हूं कि एक आपके अंदर लालच आ गया और डर आ गया तो आपका लुटना पक्का मानिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई कॉल आता है, वीडियो कॉल के जरिए मुझे अरेस्ट करने की बात करता है, डराता धमकाता है, भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों डरूंगा। अब बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, आपने इतना ये जीता, ये इनाम जीता। लालच में नहीं फंसता हूं, इसलिए बचा हुआ हूं। अगर लालच में फंस जाता तो लुट जाता। भारत में साइबर धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार इसके चलते अगले वर्ष भारतीयों को लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि साइबर धोखाधड़ी का आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष की तुलना में बैंकिंग धोखाधड़ी की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई हैं। कार्ड और इंटरनेट श्रेणी में धोखाधड़ी की संख्या बढ़कर 29,082 हो गई है, जो कभी बैंकिंग धोखाधड़ी का लगभग 80% है। और आप देखिए, यह आंकड़ा 2023 में दर्ज 6,699 घटनाओं की तुलना में 334% की वृद्धि दर्शाता है। साइबर धोखाधड़ी में से एक प्रमुख है फिशिंग हमले। इन हमलों में धोखेबाज भ्रमित ईमेल और वेबसाइट का उपयोग करते हैं ताकि लोग अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण साझा कर देते हैं। इसके अलावा पहचान की चोरी एक और गंभीर समस्या है, जहां अपराधी दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसका दुरुपयोग करते हैं। यह न केवल वित्तीय नुकसान का कारण बनता है, बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। ऑनलाइन घोटाले जैसे लॉटरी घोटाले, नौकरी धोखाधड़ी, नकली आप देखिए शॉपिंग वेबसाइट भी तेजी से बढ़ रही है। इस वृद्धि के पीछे कई कारक हैं, जैसे जैसे लोग ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने लगे हैं, साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो गए हैं। कई धोखाधड़ी मानवीय भूल के कारण भी होते हैं, और जिससे पासवर्ड साझा करना, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास आप देखिए डिजिटल सुरक्षा प्रणालियों के बारे में जानकारी नहीं है। कई संगठनों, विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के पास सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी होती है, और इस कारण वे साइबर अपराधियों का आसान लक्ष्य बन जाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा स्थिति को देखते हुए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल की दरकार है। बैंकों, वित्तीय संस्थानों को अपने साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना चाहिए। उपभोक्ताओं को भी साइबर धोखाधड़ी के जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव भी हैं। वक्त का तकाजा है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाए, ताकि देश एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ सके। लेखक, ये आप देखिए स्वतंत्र टिप्पणीकार, तो इस तरह के आर्टिकल जरूर देखा करिएगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन लाभ, तो आप देखेंगे हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात अपेक्षाकृत ठीक ठाक पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और हालांकि वर्ष 2004 में पेंशन की पुरानी व्यवस्था ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को परिवर्तित करके नई व्यवस्था लागू की गई, जिसे एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के रूप में जाना जाता है। वैसे एनपीएस में तुलनात्मक रूप से पेंशन की रकम कम होने की बात कही जा रही है। लिहाजा सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस के रूप में एक नया विकल्प प्रस्तुत किया है। और इस बीच देश भर में बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र में कार्यशील कर्मचारियों के लिए भी अवकाश प्राप्ति के पश्चात जीवन यापन करने के लिए ठीक ठाक रकम मिलने का मसला भी जोर पकड़ रहा है। वस्तुतः पेंशन लाभों में भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच का अंतर इस असमानता को और गहरा करता है। यह असमानता न केवल राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालती है, बल्कि निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के बारे में भी गंभीर सवाल उठाती है। यह समानता न केवल अनुचित है, बल्कि समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करती है, जिससे एक गहरा सामाजिक विभाजन कायम रहता है। अब आप देखिए, जो निजी सेक्टर हैं उनमें पेंशन ना के बराबर दी जाती है, और सरकारी क्षेत्र में आप देख लीजिए। इसीलिए तो सरकारी क्षेत्रों की ओर बताया ना कि रुझान बढ़ रहा है लोगों का। भारत में वर्तमान पेंशन परिदृश्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच एक बड़ा अंतर दिखता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी अपने काम के बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए
सेवानिवृत्ति लाभों का आनंद लेते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन के अलावा व्यापक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलता है, जो अक्सर उनके आश्रितों को भी कवर करती है। जैसे बुढ़ापे में चिकित्सा व्यय के बारे में चिंता कम हो जाती है। कई सरकारी कर्मचारी आवास ऋण और सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी किफायती आवास सुनिश्चित करते हैं। अन्य भत्तों में ग्रेच्युटी भुगतान और सरकार द्वारा संचालित मनोरंजन एवं स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। वहीं आप देखेंगे निजी कि वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बहुत ही कम मात्रा में आप देखते हैं कि पेंशन का लाभ मिल पाता है। निजी क्षेत्र के कई कर्मचारी बहुत कम या फिर बिना किसी पेंशन सहायता के सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे वे वित्तीय असुरक्षा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। अपर्याप्त सेवानिवृत्ति की बचत के साथ इन कर्मचारियों को अक्सर अनिश्चितता और कठिनाइयों से भरा भविष्य का सामना करना पड़ता है, और जिससे भारत के कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए बुढ़ापा जीवन का एक कठिन चरण बन जाता है। यह गहरा विभाजन सभी क्षेत्रों में समान सेवानिवृत्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पेंशन असमानता के नैतिक निहितार्थ। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के बीच पेंशन लाभों में असमानता गहन नैतिक चिंताओं को जन्म देती है। सरकारी कर्मचारियों को विशेष अधिकार देकर वर्तमान प्रणाली समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करती है, रोजगार क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन को बढ़ाती है एवं कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से निजी क्षेत्र में काम करने वालों को पर्याप्त सेवानिवृत्ति सुरक्षा के बिना बुढ़ापे का सामना करने की अनुमति देना नैतिक रूप से संदिग्ध है। और निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मानजनक सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता से वंचित रखा जाता है। ऐसे देश में जहां गरीबी व्यापक है, निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्ति के लोगों के लिए समर्थन की कमी बुढ़ापे में वित्तीय कठिनाइयों का बढ़ा सकती है। और इससे देश से गरीबी के चक्र को समाप्त करना मुश्किल होता जाएगा। और इस असमानता को दूर करना केवल नीतिगत मामला नहीं है, यह एक नैतिक अनिवार्यता भी है। वस्तुतः पेंशन असमानता को दूर करने के लिए प्रस्तावित सुधार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच सेवानिवृत्ति सुरक्षा अंतर को पाटने के लिए पेंशन प्रणाली में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। सरकार को सभी क्षेत्रों में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अनिवार्य पेंशन योजनाएं। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक कर्मचारी के भविष्य निधि के समान अनिवार्य पेंशन योजनाएं शुरू करना। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने करोड़ों कर्मचारियों को सफलतापूर्वक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, और निजी क्षेत्र में इसी तरह के मॉडल का विस्तार करने से सेवानिवृत्ति बचत के लिए आधार रेखा स्थापित करने में मदद मिलेगी। अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को इसमें शामिल करने के लिए इसका विस्तार करना होगा, जो भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन। कंपनियां विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को पेंशन योजना पेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को उन व्यक्तियों के लिए कर प्रोत्साहन या छूट प्रदान करना चाहिए जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि में योगदान करते हैं। ये प्रोत्साहन छोटे व्यवसायों पर वित्तीय बोझ को कम करेंगे, और जिनके पास अक्सर ऐसे कार्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए संसाधनों की कमी होती है। लागत कम करके सरकार कर्मचारी पेंशन योजनाओं में अधिक कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है। मौजूदा पेंशन संस्थानों को कार्यबल में पहुंच, दक्षता और भागीदारी में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन संस्थानों में प्रमुख सुधार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ईपीएफओ का विस्तार और सुरक्षा। यह सही है कि ईपीएफओ एक मूल्यांकन सेवानिवृत्ति बचत उपकरण है, परंतु इसके आप देखिए बावजूद इसकी वर्तमान कवरेज में सीमाएं हैं। कार्यबल के व्यापक वर्ग विशेष रूप से एमएसएमई में कार्यरत लोगों को शामिल करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने से अधिक कर्मचारियों को सुरक्षित सेवानिवृत्ति बचत मिलेगी और क्षेत्रों के बीच असमानता कम होगी। और इसके अतिरिक्त ईपीएफओ को अपनी दक्षता, पारदर्शिता और निवेश रिटर्न को बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। एनपीएस का विचार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली व्यक्तियों को कॉर्पोरेट दोनों के लिए एक व्यवहार सेवानिवृत्ति बचत मार्ग प्रदान करती है, लेकिन निजी क्षेत्र में इसका कम उपयोग किया जाता है। और सरलीकृत पहुंच, प्रक्रियाओं और आकर्षक निवेश विकल्पों के साथ प्रचार अभियान तेज करने पर इसमें भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति बचत जमा करने का बेहतर अवसर दिया जा सकता है। एनपीएस को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सामरिक सुधार भी आवश्यक है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं से लिया जाए सबक, तो सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन और भत्तों के बीच असमानता को दूर करने के लिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सबक ले सकती है। जिन देशों में दोनों देशों के बीच पेंशन मामले को सफलतापूर्वक संतुलित किया गया, वे सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता, निजीकरण और पेंशन के लिए
भारत के दृष्टिकोण को सुधारने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। कई विकसित देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में भारत में सरकारी कर्मचारी आमतौर पर उदार परिभाषित लाभ पेंशन के बजाय परिभाषित अंशदान योजनाओं में शामिल हैं। ये योजना सभी क्षेत्रों में अधिक संतुलित सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती हैं और राज्य पर राजकोषीय बोझ को कम करती हैं। सरकार इसमें नई प्रवेश करने वालों के लिए अंशदायी प्रणाली में बदलाव करने पर विचार कर सकती हैं, जिससे निजी क्षेत्र के साथ अंतर की पाटने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक निजी वेतन तुलना, तो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन की तुलना करने के लिए नियमित मूल्यांकन करते हैं। ये मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी वेतन प्रतिस्पर्धी है, लेकिन निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। भारत एक समान बेंचमार्किंग दृष्टिकोण अपना सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकारी वेतन निजी क्षेत्र के वेतन से काफी आगे निकले बिना सार्वजनिक सेवा के मूल्य को दर्शाता है। निजीकरण और दक्षता, तो जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने दक्षता बढ़ाने के लिए डाक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसी गैर मुख्य सरकारी गतिविधियों का निजीकरण किया है। गैर मुख्य कार्यों को निजी उद्यमियों को सौंपकर सरकारें आवश्यक कार्यों पर संसाधनों को केंद्रित कर सकती हैं, उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और सार्वजनिक सेवा विवरण में आप देखते हैं वितरण में सुधार कर सकती हैं। कुछ सार्वजनिक उद्यमों जैसे गैर प्रमुख क्षेत्रों के निजीकरण पर विचार किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं की ओर संसाधन निर्देशित हों। वस्तुतः भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को अक्सर निजी क्षेत्र की तुलना में अपने कथित अक्षमता के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ता है और ऐसे में आप देखिए दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र से समुचित मैनेजमेंट जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से सार्वजनिक प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, नौकरशाही को कम किया जा सकता है और सेवा वितरण में आप देखिए सुधार किया जा सकता है। इससे सरकार के खर्चों में कमी आएगी, जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। अच्छी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय तो बताया करिएगा, आपकी राय भी मायने रखती है। ये देखिए अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ है उसी की बात हो रही। गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया गांव में दीपावली मनाते योगी आदित्यनाथ। विकास के स्वप्न, अभी आपने देखा है कि जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना, उसी की बातें हो रही हैं। 1 नवंबर सन 2000 में रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। तो देख सकते हैं अगर देखना हो तो आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका अब कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।